गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और नाउ द टुडेज टॉपिक इज़ फंडामेंटल फोर्स। फोर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। फोर्स आपने 9th और 10th क्लास में ऑलरेडी रीड करके रखा है। फोर्स मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है तब वह अपनी या तो पोजीशन चेंज कर देता है या आकार और शेप दोनों ही चेंज कर देता है। मतलब फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंजेस डेफिनेटली आते हैं और कुछ फोर्सेस ऐसे रहते हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं और कुछ फोर्सेस ऐसे रहते हैं जो हमारे नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, हमारे हाथों के द्वारा लगाया गया फोर्स है, तो ये सारे फोर्सेस जो भी है वो इस चैप्टर में हमें रीड नहीं करना है। और इस चैप्टर में जो रीड करना है वो हमें नेचुरल फोर्सेस के बारे में रीड करना है जो प्रकृति के द्वारा ऑटोमेटिक होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। तो सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ, आज के टाइमिंग में हमारे नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहले कुछ साल पहले अगर देखे जाए तो फंडामेंटल फोर्सेस 3 होते थे। नाउ आज के टाइमिंग में फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं? 4 प्रकार के, राइट? जो कि हमारे वर्ल्ड का मतलब हमारे संसार का एक हिस्सा बन गया है, राइट? तो देयर आर 4 यूनिवर्सल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब 4 फोर्सेस होते हैं। विथआउट दिस फोर्सेस ऑल मैटर इन द वर्ल्ड विल फॉल अपार्ट। मतलब ये संसार में इनके बिना कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फोर्स एज सच इज एनी पुल और पुश that causes an object to alter its physical state। फिजिकल मतलब उसकी भौतिक अवस्था in terms of motion और deformity। मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट में हम या तो एक खिंचाव मतलब हम अपनी तरफ या तो उसको पकड़ के खींचते हैं या फिर धक्का देते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट में होने वाले चेंजेस, भौतिक चेंजेस मतलब हो सकता है उसके शेप में चेंज हो जाए, उसके आकार में चेंज हो जाए। जैसे एक बॉल को हमने पुश करा तो डेफिनेटली उसने एक पोजीशन, जैसे सपोज बॉल यहाँ है, यहाँ से हमने उस पर फोर्स अप्लाई करा तो इसने अपनी पोजीशन को क्या कर दिया? चेंज। जब इस बॉल को आप प्रेस करोगे, दबाओगे तो हो सकता है कि इसकी पोजीशन क्या चेंज हो जाए, आकार चेंज हो जाए। तो मतलब फोर्स क्या है? या तो एक खिंचाव महसूस करता है या हम फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट की गति या मतलब मोशन में चेंजेस हो जाते हैं या फिर आकार में चेंजेस हो जाते हैं। और ये किसके कारण होता है? फोर्स के कारण होता है, राइट? तो न्यूटन ने ही फोर्स को किस प्रकार डिफाइन करा है वो मैं बताती हूँ। न्यूटन डिफाइंड अ फोर्स एज एनीथिंग दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसमें चेंजेस हो रहा है या जिसमें फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके मास को हमने रिप्रेजेंट करा है स्मॉल m। मतलब ये उस वस्तु का द्रव्यमान हो गया है। टू मूव विथ एन एक्सेलरेशन a। मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना है? a है। ये किसने डिफाइन करा है? न्यूटन ने। कि किसी ऑब्जेक्ट में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m। और ये कितने मोशन से मूव कर रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन a। तो ये है फोर्स को डिफाइन करा है बाय न्यूटन। ओके, अब हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में कितने होते हैं। सपोज नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि सबने पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ सबने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो प्रकृति मतलब नेचर के कारण ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपने एक हाथ में एक बॉल को पकड़ के रखा है और उसको जैसे ही छोड़ा तो डेफिनेटली कहाँ जाएगा? वो अर्थ की तरफ जाएगा। इट मीन्स कि इस वाले फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने बॉल को नहीं फेंका है, हमने तो सिर्फ छोड़ा है। जैसे फलों का नीचे की ओर ही गिरना किसके कारण गिरता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इट मीन्स
कि ये वाले जो फोर्सेस है प्रकृति मतलब नेचर के कारण ऑटोमेटिक होते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमें इस चैप्टर में इन 4 फोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। द फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेविटेशनल। ये अभी मैंने चारों नाम बताए। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। जैसे ये पेड़ बना हुआ है, पेड़ से फलों का नीचे की ओर गिरना। बाय डायग्राम मैंने आपको बताया। आई होप सो आपको समझ में आ गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, राइट। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे के कनेक्ट मतलब जुड़ के रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी हुई है, तो इस प्रकार के फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। मतलब स्ट्रॉन्ग है जिसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल है। प्रोटॉन का चार्जेस होता है प्लस और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, राइट। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, राइट। अब हम देखेंगे वीक इंटरेक्शन। मतलब जब कोई दो चार्जेस मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे से दूर जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि ये जो है अभी लेटेस्ट फोर्सेस में काउंट हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हमारे 3 फंडामेंटल फोर्सेस थे जिसमें ये वीक वाला फोर्सेस अवेलेबल नहीं था। तो ये फोर्सेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर की बीटा रेज रहती है, ये अपने आप को क्या करती है? रिमूव करती है, और ये फोर्सेस सडनली बाहर की ओर जाती है, जिसके कारण इनके बीच में क्या होती है? डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इन डिस्टेंस के कारण इन दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्सेस कम होता है, क्योंकि ये रिपल्सिव है, एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है? फोर्सेस बहुत कम है, इसलिए इसे बोलते हैं वीक न्यूक्लियस फोर्सेस। एंड द फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। मतलब इसके सराउंडिंग में बहुत सारे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव चलती रहती है, और जो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इसके बीच में ही अवेलेबल है, वो यहाँ से बाहर कहीं नहीं जा सकते। मतलब ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव सबको एक दूसरे के साथ क्या रखती है? बांधे रखती है, जिसके कारण ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हमारे नेचर में ये 4 अलग अलग प्रकार के फोर्सेस अवेलेबल है। अगर हम इन्हें डेफिनेशन के रूप में देखा जाए तो ये इस प्रकार है। नाउ द फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। जो चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है वही की वही सारी चीज़ें यहाँ डेफिनेशन के रूप में ऑलरेडी नोट डाउन है। जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। मैंने जैसे ये भी बताया कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ द वीकेस्ट ऑफ द 4। ये सबसे वीक है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे एक फल अवेलेबल है, राइट, और ये अर्थ है। इन दोनों के बीच की गैपिंग कितनी है? बहुत ज़्यादा। इसलिए यहाँ पे जो भी फोर्सेस है वो कैसा रहेगा? वीक रहेगा। आई होप सो। डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये फोर्स कैसा रहेगा? बहुत वीक रहेगा। अब डिस्टेंस कितनी भी ऊंचाई से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़े, वो कहाँ जाएगी? अर्थ की तरफ। तो जितनी ऊंचाई से हम छोड़ेंगे फंडामेंटल फोर्स उतना ही कम रहेगा, और जिनके दो ऑब्जेक्ट के बीच की जितनी भी डिस्टेंस रहेगी कम रहती है, तो वहाँ फंडामेंटल फोर्सेस बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑलमोस्ट कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट भी हो सकती है, कि हम कितनी भी डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो डेफिनेटली वह अर्थ उसको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि उसका फोर्स कितना है। क्लियर? इट इज़ ऑल्सो द अट्रैक्टिव फोर्स। मैंने जस्ट अभी बताया है कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स भी कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी आपने 9th या 10th क्लास में रीड करा है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी,
मतलब न्यूटन्स ने क्या दिया है, इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब दो ऑब्जेक्ट के मास का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की सपोज डिस्टेंस डी है तो उनके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। और यहाँ क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तो हम जब भी प्रोपोर्शनल का साइन रिप्लेस करते हैं तो क्या लगता है, कैपिटल जी। मतलब डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल जी से करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। हिंदी में नियम होता है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार यह बताता है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही नियम है। और ये नियम ऑलरेडी, ये लॉ ऑलरेडी हम 9th या 10th क्लास में रीड कर चुके हैं। मतलब हमारा फॉर्मूला अगर देखे जाए तो यहाँ हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू, जो प्रोपोर्शनल का साइन लगा है उसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस हम सपोज करेंगे। यही होता है यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला, राइट। नाउ द नेक्स्ट फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। मैंने बोला था न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है, राइट, स्ट्रांगली कनेक्ट है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। इसलिए ये क्या है, फोर्स बहुत ही स्ट्रांगली मजबूत है, जो कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आउट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से ये भी एक क्या है, न्यूक्लियस फोर्सेस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को एक क्या करके रखे, कनेक्ट, मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होल्ड मैटर together, but there was no explanation on how the nucleus is held together in the atom if we consider only electromagnetism and gravity। मतलब दोनों के बीच में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, ये एक दूसरे के साथ होल्ड मतलब कनेक्ट करके बंधे हुए ही रहते हैं। then the nucleus should actually fly off in different direction, but it does not implying that there exist another forces within the nucleus। मतलब जब ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं तो यहाँ पर कोई और दूसरा फोर्सेस अप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, राइट। तो stronger than the gravitational force and electromagnetism force. This is where nuclear forces come into play. Strong nuclear forces are responsible for holding the nuclei of atom together। मतलब न्यूक्लियस के अंदर दोनों न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्ट होते हैं, जिसके कारण इसे कहा जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। जैसे मैंने यहाँ बता देती हूँ हिंदी में, 4 मूलभूत बलों में से परमाणु बल सबसे मजबूत आकर्षण बल है। मतलब आकर्षण मतलब अट्रैक्टिव है, मजबूत है क्योंकि स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। विद्युत चुंबकत्व पदार्थ को एक साथ रखता है, लेकिन इस बात की कोई व्याख्या नहीं थी कि परमाणु में नाभिक एक साथ कैसे रहते हैं। यदि हम केवल विद्युत चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण पर विचार करें तो नाभिक को वास्तव में अलग अलग दिशाओं में उड़ना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि नाभिक के भीतर एक और बल मौजूद है जो गुरुत्वाकर्षण बल है और विद्युत चुंबकीय बल से अधिक मजबूत है। यह वह जगह है जहाँ परमाणु बल काम में आते हैं। मजबूत परमाणु बल परमाणु में नाभिक को एक साथ रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब नाभिक के अंदर जितने भी एटम होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, परमाणु बल बहुत ही मजबूत होते हैं। नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Did you know that you have never truly ever touched anything in the world? You are matter, and we know that all matter is made up of atom.
Atom in terms has a dense nucleus, proton, neutron and electron. And where are these electrons? They occupy the outermost layer of an atom. Now what is the charge on electron? They have negative charge. मतलब आपको पता है कि न्यूट्रॉन कैसे रहते हैं, न्यूट्रल. प्रोटॉन पे कौन सा साइन होता है, प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा साइन होता है, नेगेटिव का. तो दो सेम साइन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्सिव करते हैं, और दो नेगेटिव साइन भी एक दूसरे को क्या करेंगे, नेगेटिव. लेकिन दो अपोजिट साइन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. आई होप आपको समझ में आ गया. हिंदी में हम देखेंगे कि जो भी हमारे नाभिक के अंदर है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वे एक परमाणु की सबसे बाहरी परत पर कब्जा करते हैं, मतलब सबसे बाहर की तरफ पे. और इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. तो उन कणों को आकर्षित करते हैं जो एक दूसरे के कैसे है, विपरीत हो. मतलब मैंने जस्ट अभी बताया है कि इसमें क्या होता है कि जब दो अपोजिट साइन होते हैं वही एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. जैसे मैग्नेट में आपको पता है कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, दोनों अपोजिट है. तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन दोनों अगर सेम है तो दोनों सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव. तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, चुंबकीय, मतलब मैग्नेट की तरह यह वर्क करता है कि अगर दो सेम साइन है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सिव, और अगर दो अपोजिट साइन है तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्टिव. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है. नाउ द नेक्स्ट, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. वीक फोर्सेस इज द force existing between the elementary particles which are responsible for certain forces to take place at a low probability. ये forces अभी अभी नया नया नेचर में अवेलेबल हुआ है, मतलब इसकी रिसर्च अभी हुई है. इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. मतलब कमज़ोर बल प्राथमिक कणों के बीच विद्यमान बल है जो कुछ प्रक्रियाओं के लिए कम संभावना पर होने के लिए जिम्मेदार है. मतलब इसकी पूरी डिटेल एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस के अंदर जितना भी एक्सप्लोजन होता है, मतलब जो रेज निकलती है अल्फा बीटा गामा, तो बीटा रेज सडनली कहाँ निकलती, बाहर की तरफ, जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है. इसलिए ये कैसा कहलाता है, वीक न्यूक्लियस फोर्सेस. तो ये चार प्रकार के अलग अलग हमारे पास क्या थे, फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में अवेलेबल थे. जैसे मैं एक बार और बता देती हूँ कि फंडामेंटल फोर्सेस देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपको पता है, सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि दो मासेस के बीच में, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अप्लाई होता है. मतलब दो ऑब्जेक्ट हो सकता है कि एक बड़े ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा हो, छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास कम हो. इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, कभी कभी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी होती है. तो स्ट्रेंथ कितनी होती है, 6 × 10⁻⁻39. कभी पूछ ले कि इसकी रेंज कितनी होती है, तो रेंज काय में होती है, मीटर में, और कितनी होती है, इनफाइनाइट. मैंने बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट, इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा. लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मतलब रेंज कितनी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट रेंज हो सकती है. वीक न्यूक्लियस फोर्सेस, ये डेफिनेटली ये दिख रहा है आपको, दो अलग अलग फोर्सेस. यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या बीटा रेस आपस में क्या हो रही है, एक्सप्लांशन हो रही है. मतलब न्यूट्रिनो इंटरेक्शन इंड्यूसेस बीटा डिकाय, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब रेस क्या होती है, निकलती है, जिसके कारण डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा. तो यहाँ पे अगर पूछे जाए तो स्ट्रेंथ कितनी है वीक न्यूक्लियस फोर्स की, तो 10⁻⁻6 होती है, और रेंज पूछे तो 10⁻⁻18 होती है, राइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखिए, दे सेम साइन है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
रिपल्सिव मतलब एक दूसरे के सामने एक दूसरे को फेंक रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन दो अपोजिट साइन है तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब सेम साइन आपस में एक दूसरे को फेंकते हैं तो इनके बीच में फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन दो अपोजिट साइन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 1/137। ये क्या हो गई, इसकी स्ट्रेंथ हो गई। और अगर इसकी भी रेंज पूछे तो कितनी होती है, इनफाइनाइट। कैसे कि दो अपोजिट साइन है, साइन अगर अपोजिट है तो डेफिनेटली कितनी भी डिस्टेंस पे हो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इनके बीच की रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट। वो भी काय में होती है, मीटर में होती है। क्लियर। अब है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्सेस। मैंने जस्ट अभी बताया था कि ये किनके बीच में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, राइट। प्रोटॉन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो फोर्स विच होल्ड्स न्यूक्लियस टुगेदर मतलब ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अवेलेबल होता है, जो एक दूसरे को आपस में बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स के साथ बांधे रखता है। अगर इसकी स्ट्रेंथ पूछी जाए तो इसकी स्ट्रेंथ होती है 1, और अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15, राइट। इसे हम बोल सकते हैं डायमीटर ऑफ ए मीडियम साइज न्यूक्लियस। मतलब मीडियम साइज का जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज होती है 10⁻⁻15। तो ये थे फंडामेंटल फोर्सेस आपके सामने, 4 अलग अलग प्रकार के, कि जिनकी स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी और उनकी क्या बता दी, रेंज बता दी। आई होप सो हमारे नेचर में जितने भी फंडामेंटल फोर्स मतलब 4 प्रकार के जो फंडामेंटल फोर्स थे, इस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू।